जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम ले रहे हैं अपने शॉर्ट कंपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है वो आपके रिपोर्ट के अथवा में आता है, जो कि कितने नंबर कवर करता है, 7 मार्क्स कवर करता है। रिपोर्ट राइटिंग हमने पढ़ ली, एक सवाल रिपोर्ट राइटिंग का आता है और उसके अथवा में जो सवाल आता है वो आता है आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, और पूरा का पूरा जो ये एरिया है कितने मार्क्स को कवर करता है, 7 मार्क्स को। देखिए अब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो या तो किसी घटना या किसी प्रक्रिया या किसी गतिविधि के बारे में होता है ना, कोई इवेंट है, कोई प्रोसेस है या फिर कोई एक्टिविटी है, उसके बारे में क्या होता है, एक क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन होता है। कैसे अब क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन होता है, इस प्रकार की जब किसी घटना का या जब हम किसी प्रोसेस को, जब किसी गतिविधि को हम लिख रहे होते हैं, तब सबसे पहले हम कौन सी बातें लिखेंगे, अधिक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखेंगे और कम महत्वपूर्ण बात है वो बाद में लिखते हैं। अब बात आती है कि ये किस किस विषय पर है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जो इसके विषय हैं वो देखिए आप, पर्सन, व्यक्ति पर, जैसे कोई पर्सनैलिटी है उसका नाम दे दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है कि इसके ऊपर एक आप है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखो अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। पर्सनैलिटी जैसे महात्मा गांधी दे दिया है या इंदिरा गांधी दे दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे दिया है, नरेंद्र मोदी दे दिया है, कोई भी पर्सनैलिटी दे दिया है और आपको कह दिया जाता है कि इसके बारे में लिखो, तो फिर आप क्या लिखेंगे, उसका नाम, उसका प्रोफेशन, किसके लिए है वो फेमस हैं और उनके जीवन के अंदर कौन कौन सी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो घटित हुई जिसके लिए वो जाने जाते हैं और कौन कौन सी उसकी खूबियां हैं, वो चीजें लिखेंगे। तब ये हमारा जो है वो एक पर्सन बेस्ड के ऊपर एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। पर्सन बेस्ड में नहीं पूछा जाता है तो कभी कभी किसके ऊपर पूछ लिया जाता है, प्लेस बेस्ड, किसके आधारित, जगह या स्थान। जैसे किसी जगह का नाम दे दिया, जैसे दे दिया हॉस्पिटल दे दिया है, या दे दिया स्कूल, या दे दिया है रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्लेस है, तो उसके बारे में आपको बताना होता है। क्यों है उसका इंपॉर्टेंस, हमारे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्यों है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वो सारी की सारी डिटेल हमें लिखनी होती है। किस प्रकार से, क्रम व्यवस्थित, उटपटांग नहीं लिखनी है, एकदम सही ढंग से क्रमबद्ध लिखनी होती है। महत्वपूर्ण जानकारी पहले देनी होती है, कम महत्वपूर्ण जानकारी हम बाद में देनी होती है। या कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। ध्यान देंगे बच्चों, किस किस विषय पर ये आपका जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वाला जो टॉपिक है वो बनता है, उसको हम समझ रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु दे दिया जाता है, जैसे आपके सामने आपको दे दिया है कंप्यूटर, टेलीविजन, और कह दिया जाता है कि इसके ऊपर है वो आप अपने जो है इसके ऊपर डिटेल लिखिए, तो उसके बारे में बताना होता है। और या फिर ले दिया जाता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक्टिविटी, इवेंट मींस कोई एक्टिविटी जिसके ऊपर आपको कह दिया जाता है कि इसके ऊपर है वो लिखिए। कोई भी प्रोग्राम है वो एक प्रकार का इवेंट होता है, कल्चरल प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है या कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो विषय हैं, इन विषयों को है वो शामिल किया जाता है किसके अंदर, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐसे अब हमें एग्जांपल लेकर किसको समझते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप या भूमंडलीय ताप। कैसे बढ़ रहा है इस पूरे विश्व का तापमान, ये हमारे सामने टॉपिक है। और अब हम इसके ऊपर वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो उसको तैयार करते हैं। लगभग कितने वर्ड्स में देना होता है हमें, 100 वर्ड्स में। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंटरनेशनल इशू। सबसे पहले हमें क्या बात होता है कि इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देनी है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक आज क्या बना हुआ है, एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, एक ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, किसी एक देश का नहीं बल्कि समस्त विश्व का एक मुद्दा बना हुआ है। It happens when the temperature of the earth shoots up to a higher degree। और ये कब होता है, ये उस समय होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उस समय पैदा होती है जबकि हमारी पृथ्वी का जो है वो तापमान हायर डिग्री पर पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा है, उच्च तापमान हो जाता है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। The major reason for this is greenhouse gases। अब बात आ गई है क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर मेजर रीजन बताए गए हैं। इसका जो प्रधान कारण जो है, इसका जो मुख्य कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का,
ये है ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? हाई टेम्परेचर के कारण। और हाई टेम्परेचर क्यों होता है? जिसका कारण बताया गया है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज के कारण होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एटसेट्रा। ये जो गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और उसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। वेरी गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ कार बीइंग पार्ट इन एन एरिया ऑन ए सनी डे। बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से है वो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया गया है और वेरी गुड एग्जांपल, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है टू एक्सप्लेन ग्रीन हाउस गैस, ताकि हम इसके ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट है उसको हम समझ सकते हैं, इसके प्रभाव को हम समझ सकते हैं। इज ए कार बीइंग पार्क इन एन एरिया ऑन ए सनी डे। ये एग्जांपल क्या है कि ये किसी धूप वाले दिन के दिन, गर्मी के दिन में एक कार को है वो एक ऐसी जगह पर है वो खड़ी कर दो। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद आप क्या करो, व्हेन यू ट्राई टू गेट इनटू द कार, जब तुम उस कार के अंदर बैठोगे, यू कुड फील द अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द कार। तब आप क्या करोगे, उस कार के अंदर से है आपको क्या फील होगी? हीट फील होगी। आपको वो एक आपको गर्मी महसूस होती है। कार को है वो धूप में खड़ा कर दिया, कुछ समय बाद आप जाते हैं कार के अंदर बैठते हैं तो हम क्या फील करते हैं? कार के अंदर, इनसाइड द कार, कार के अंदर हमें क्या फील होते हैं? हीट फील होती है। इट इज बिकॉज द सन रेज अफेक्टेड द कार। अब इसका कारण ये बताया गया है कि ये ऐसा क्यों होता है। इट इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है, द कार रेज अफेक्टेड द कार, क्योंकि द सन रेज अफेक्टेड द कार, क्योंकि ये जो सूर्य की जो किरणें होती हैं ये उस कार को अफेक्ट करती हैं, उस कार को प्रभावित करती हैं। सूर्य की किरणें हैं वो कार को प्रभावित करती हैं। द रेज दैट अफेक्ट द कार एंटर इनसाइड, और ये सूर्य की किरणें यानी वो गर्मी दैट इफेक्ट द कार एंड इनसाइड, जो कि उस कार को प्रभावित करते हैं, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, इनसाइड का मतलब भीतर होता है। बट फाइंड नो वे टू गेट बैक फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर भीतर तो आ जाती हैं लेकिन वापस उसको बाहर आने के लिए कोई वे नहीं मिलता है। वे यानी रास्ता। अंदर तो आ जाती है कार के अंदर, लेकिन कार से बाहर है वो वापस है वो जो सनी रेज है वो बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए उसके अंदर है वो क्या बनी रहती है? गर्मी बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार देखिए बच्चों, लाइकवाइज द सन रेज रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक इसी प्रकार जो ये सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? वो इस पृथ्वी के टेम्परेचर को है वो बढ़ा देती हैं, इस धरातल के तापमान को ज्यादा कर देती हैं। बिकॉज द अर्थ हैज वेरी लिटिल पावर टू री एमिट देम, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसके पास में इतना पावर नहीं है कि ये वापस उसको री एमिट कर दें, यानी इन सन रेज को वो वापस भेज दें, इतना इसके अंदर पावर नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज ए डेंजर that is growing proportionally to human progress but working against it। अब देखिए बच्चों, जो ग्लोबल वार्मिंग वाली जो समस्या है ये एक प्रकार का ऐसा खतरा है that is growing proportionally to human progress, जो कि मनुष्य के उन्नति के साथ साथ में है वो बढ़ती हैं, के अनुपात में बढ़ती हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चों के अनुपात में बढ़ना, यानी इंसान जो जो प्रगति करता है त्यों-त्यों ये जो समस्या है वो हमारे सामने भी है वो बढ़ती जाती है। प्रगति के साथ साथ हमारे विकास के साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग वाली जो समस्या है वो भी बढ़ती हैं बट वर्किंग अगेंस्ट इट। लेकिन ये जो समस्या है वो इसके विरुद्ध में काम करती है। प्रगति तो हमारे सही मायने में होती है, जबकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाली जो समस्या है वो इसके अगेंस्ट में वर्क करती हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारे एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया है ग्लोबल वार्मिंग का। तो देखिए बच्चों, एक हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको। टॉपिक है हमारे पास में एनुअल डे ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। एनुअल डे का मतलब होता है वार्षिक दिन, वार्षिक दिवस। ये एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि स्कूल्स जो है वो वर्ष में एक बार अपने वहां आयोजित करते हैं। तो इसके ऊपर हमें वो लिखना है कि किस प्रकार हमारे स्कूल के अंदर जो है वो एनुअल डे ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजित करना होता है। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है
तो हम इसको पूरा का पूरा व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से लिखते हैं। देखिए, रिसेंटली ऑन 10th of February our school celebrated annual day with great pomp and show। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया है कि हमारे स्कूल के अंदर ये एनुअल डे जो सेलिब्रेशन है वो कब और कैसे मनाया गया। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या कुछ समय पहले ही, यानी 10th of February 10 फरवरी की बात है। और स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। ग्रेट पॉम्प एंड शो का मतलब होता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में या बड़े ही शान और शौकत के साथ में। तो इस दिन हमारे जो स्कूल में है वो ये एनुअल डे जो फंक्शन है उसको बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। आवर स्कूल कंपाउंड वाज डेकोरेटेड विद कलरफुल फ्लैग्स। क्या किया गया, हमारे पूरी स्कूल का जो कंपाउंड है उसको रंग बिरंगी ये जो पताकाओं से उसको है वो सजाया गया। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना, फ्लैग्स का मतलब होता है पताकाएं या झंडियां। कलरफुल है वो झंडियों से पूरा का पूरा हमारे स्कूल का जो कंपाउंड का मतलब होता है मैदान या अहाता या हम कैंपस बोल सकते हैं उसको। म्यूजिक एंड सॉन्ग्स फिल द एयर। और इस प्रकार का वहाँ वातावरण बना दिया गया कि वहाँ म्यूजिक बज रहा था और है वो सॉन्ग्स चल रहे थे। द स्टूडेंट्स वर इन देयर बेस्ट अटायर। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बहुत ही बढ़िया कपड़ों के अंदर है वो देखे जा सकते थे, यानी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हुए थे। अटायर का मतलब ड्रेस होता है। द फंक्शन स्टार्टेड विद द वेलकमिंग ऑफ द चीफ गेस्ट द डीएम। और ये हमारा जो स्कूल का जो एनुअल डे जो फंक्शन था ये स्टार्ट हो गया था विद वेलकमिंग ऑफ द चीफ गेस्ट, यानी जो चीफ गेस्ट हैं उसके वेलकमिंग के साथ में, यानी उसके स्वागत के साथ में। वेलकमिंग का मतलब होता है स्वागत या अभिवादन। चीफ गेस्ट कौन थी, द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जो ही चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो हमारे स्कूल में आए। एज सून एज ही केम द स्टूडेंट्स मार्च्ड टू द बीट ऑफ द ड्रम। जो ही वो आए तभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, ड्रम की बीट पर है उन्होंने वो मार्च की, वो आगे बढ़े, उन्होंने वो कदमताल की, परेड की उन्होंने। द डीएम वॉज द परेड। और डीएम ने है उनकी परेड को निहारा या उनकी परेड को देखा। ही होस्टेड द फ्लैग। और अब उसने है वो झंडा है वो लहराया। देन ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स। और इसके बाद में जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने कुछ अपने विचार रखे। आफ्टर टी पार्टी फॉर द चीफ गेस्ट एंड देयर इन्वाइटीज, द चीफ गेस्ट द डेज प्रोग्राम कंप्लीटेड विद ए फाइन कल्चर प्रोग्राम। और जब चीफ गेस्ट और जो अदर जो इन्वाइटीज वहां आए थे उनको एक टी पार्टी दी गई थी। इन्वाइटीज का मतलब होता है आमंत्रित लोग, यानी चीफ गेस्ट और आमंत्रित लोगों को एक टी पार्टी देने के बाद द डेज प्रोग्राम कंक्लूडेड विद ए फाइन कल्चर प्रोग्राम। अब उस दिन का जो ये प्रोग्राम था उसके अंदर है बहुत ही बढ़िया एक कल्चर प्रोग्राम भी उसके अंदर शामिल था। कल्चर प्रोग्राम का मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। लास्टली द प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट एंड द इन्वाइटीज। और आखिर में है इस फंक्शन के आखिर में है वो प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट और जो वहाँ आए आमंत्रित जो मेहमान जो लोग थे उन सबका है धन्यवाद दिया उनको। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।